हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड के बारे में। और ये एक फर्टिलाइज़र की कंपनी है। और अगर आप न्यूज़ थोड़ा सा देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि आजकल जो है फर्टिलाइज़र की मार्केट किस तरह जा रही है। अभी यहीं पर बात करें कि रशिया यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसके कारण जो है ये दोनों कंट्रीज़ फर्टिलाइज़र के काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरर थे। और इन दोनों कंट्रीज़ में जब से वार चल रहा है काफ़ी जो है यूएसए ने रशिया पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यूक्रेन की है तो ऐसे ही बुरा हाल है। तो फर्टिलाइज़र की ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरह से आप आर्टिकल अगर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा टॉप स्टोरीज में भी कि क्या ओवरऑल चल रहा है। फर्टिलाइज़र की काफ़ी डिमांड है। तो मैंने सोचा कोई ऐसा स्टॉक पिक करें जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हो और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करे हो। तो मेरे सामने एक स्टॉक निकल के आया, शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है और हम अभी क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि जो है मेरी क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या मेरी इस कंपनी में रणनीति होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कि तो ये कंपनी बेसिकली एग्रोकेमिकल, जिसमें जो है आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट और फार्मूलेशन है, इनका एक्सपोर्ट करती है। और इसमें भी कुछ नॉन एग्रो प्रोडक्ट हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनकी एग्रो केमिकल से ही आती है। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि मेजर रेवेन्यू जो है एग्रो केमिकल से ही इनकी आती है और वर्ल्ड वाइड इसका जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। अभी यहीं पर बात करें कि जो है ओवरऑल जो दूसरी कंपनी इंडिया कंपनी है और इस कंपनी में शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड में डिफरेंस क्या है। तो एक जो टिपिकल इंडियन कंपनी है या दूसरी जो कंपनीज होती हैं फर्टिलाइज़र या फिर जो है आपके इस इंडस्ट्री में, तो वो पहले रिसर्च करती है, फिर आइडेंटिफाई करती है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन करवाती है, फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी रॉ मटेरियल बनाती है, फिर उसको फार्मूलेशन बनाती है या उनको पैकेज करती है, फिर उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा डिफरेंट है। ये R&D नहीं करते बल्कि ये भी आउटसोर्स करते हैं। ये बस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सा जो है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और फिर इसका रॉ मटेरियल भी खुद नहीं बनाते, ये सिर्फ जो है किसी और से ये आउटसोर्स कर लेते हैं, फिर उसका पैकेजिंग करके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो स्टार लगा हुआ है इससे आप समझ सकते हैं कि ये इनका बस काम है जो है मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके रजिस्टर करवाना, फिर उनको जो है आउटसोर्स करके पैकेज करके मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं कि इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ताकि वो उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को या फिर वो पार्टिकुलर फर्टिलाइज़र या केमिकल एग्रोकेमिकल को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो ये इस तरह से बिजनेस काफ़ी असेट लाइट हो जाता है जो और दूसरी कंपनी से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है इनका बिजनेस मॉडल। यहीं पे बात करें कि एक और कंपनी है PI इंडस्ट्री। तो इनका पे मैं यहाँ पे कंपेरिजन दिखाया कि शारदा क्रैम जिस तरह से आइडेंटिफाई करके रजिस्टर करती है और फिर उसके बाद पैकेज करके मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। PI इंडस्ट्री में न ये रिसर्च करती है न रजिस्ट्रेशन करवाती है, सिर्फ ये जो काम करती है मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि PI इंडस्ट्रीज़ के पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है। ये ना मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये सिर्फ करती है आउट। ये समझिए कि जो शारदा क्रॉपकेम जैसी कंपनी जो दूसरी है उनको ये मतलब आउटसोर्स करती है, लेकिन ये जो भी प्रोडक्ट करते हैं ये बड़े ग्लोबल MNC से जो है ये इनका जो बिजनेस है मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। ये खुद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, ये सिर्फ जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं। यही शारदा केम जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन उसके साथ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है। अब यहीं पे बात करेंगे इनकी जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये इनका मेजर रेवेन्यू जो है आपका एक्सपोर्ट से आता है। तो इनका किस किस मार्केट से, नाफ्टा जो आपका जो है US और मैक्सिकन कंट्रीज़ जो हैं यहाँ से 45%, यूरोप से 32%, लैटिन अमेरिका से 7% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी 7-8-10-15 जो भी % बचा हुआ है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि मेजर रेवेन्यू नाफ्टा और यूरोप से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ रही है और यूरोप की इनकी मार्केट जो है काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है। और इसीलिए मैं इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ कि इनकी जो है रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा यूरोप में आ रही है और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है रशिया से जो है एग्रोकेमिकल जो है इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जो शॉर्टेज हुई है उसको वो फिलफिल कर सके। तो इसका शेयर प्राइस मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा अफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में। तो ये बेसिकली आउटसोर्स करती है चाइना से। ये खुद अपना प्रोड्यूस, मैंने ऑलरेडी बताया कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग करते हैं, ये आउटसोर्स करते हैं जो भी अपना प्रोडक्ट है चाइना से।
तो ये रहा अभी तक का इनका बिजनेस मॉडल। इसके अलावा अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी तो इसके अलावा हमारी जो है एक कम्युनिटी चलती है, इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी, इनसाइडरपीडिया कम्युनिटी है। यहाँ पे हम जो है मेरे जो आइडियाज़ होते हैं मैं उनको शेयर करता रहता हूँ। मेरे नज़र में जो कंपनीज होती है वो मैं शेयर करता हूँ, मुझे किसी कंपनी का क्या व्यू है वो भी शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट, मैंने किस कंपनी में कितना पैसा लगाया वो भी शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो ये एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है जो हमारे व्हाट्सएप पे चलती है। और इसको अगर आप ज्वाइन करना है तो हमारे किसी भी जो है सोशल मीडिया आइकन पे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ से हमारे जो है उस मेंबरशिप के बारे में जान भी सकते हैं। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है। उसके अलावा काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप मार्केट में कब से हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है, कैसे आप शेयर पिक करते हैं। तो मेरी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने जो है कम्युनिटी जब से ये स्टार्ट की है तभी से, यूट्यूब तो मेरा अभी रिसेंट में महीना 2 महीना का चैनल है, लेकिन मेरा ये कम्युनिटी काफ़ी पहले से चल रही है। मैं इंस्टाग्राम पे उससे पहले मेरे वेबिनार काफ़ी हुआ करते थे, पेड वेबिनार, तो वहाँ पे मैं पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ पिछले 15 महीनों से, जहाँ पे अभी मेरा रिटर्न्स आया 61% का, वहीं उसी टाइम में 24% का रिटर्न है। मेरा कोई शॉर्ट टर्म का गोल नहीं होता, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, प्योर फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे स्टॉक को पिक करता हूँ। और मेरा गोल है 10x रिटर्न लाना 10 साल में, यानी 25% एनुअलाइज्ड रिटर्न। ये जो मेरा गोल है, और इतना गोल अचीव करना मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा टास्क है, 25% CAGR। तो मेरा जो मार्केट में जितनी भी थ्योरीज, एकेडमिक थ्योरीज हैं, उनको मैं फॉलो नहीं करता। मेरा बिल्कुल डिफरेंट काइंड का फ्रेमवर्क है, स्टॉक पिकिंग करने का भी मेरा बिल्कुल ही अलग फ्रेमवर्क है। अब अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मेरे फ्रेमवर्क के बारे में और अच्छे से समझ सकें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे क्या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शारदा क्रैमकेम का की स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनका जो स्ट्रेंथ हो जाती है रजिस्ट्रेशन। तो आपको कोई भी एग्रोकेमिकल सेल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मार्केट में, और यहीं पे एंटी बैरियर क्रिएट हो जाता है, यानी आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे किसी मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी कॉस्ट आती है और टाइम लगता है। तो इसीलिए जो दूसरी कंपनीज होती है या शारदा क्रैमकेम जिस कंपनी से आउटसोर्स करती है वो भी चाहे तो बेच नहीं सकती है, क्योंकि वो सिर्फ बना रहे हैं, बना वो रहे हैं, लेकिन शारदा क्रैमकेम के पास जो लाइसेंस होता है इसलिए ये बेच पाती है। इस तरह से ही इनका बिजनेस में एक कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। उसके साथ साथ ये अपना कोई इन्वेंट्री प्रोड्यूस नहीं करते, तो इनका बिजनेस काफ़ी असेट लाइट बिजनेस है। जो भी इनका जो कास्ट आती है सिर्फ रजिस्ट्रेशन की कास्ट आती है, और टोटली सब कह सकते हैं कि जो है इनका अगर यहाँ पे असेट में आए और यहाँ पे बैलेंस शीट में देखें तो अदर लाइबिलिटीज़ में देखें तो इनकी जो भी असेट में देखेंगे तो सारी इनटेंजिबल एसेट है, कोई टेंजिबल एसेट नहीं है। 1043 करोड़ की है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि अगर कोई इनका ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है तो इनके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर उनको लगता है कि हम प्रोक्योर कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, तो आउटसोर्स कर लेते हैं, और जितनी ऑर्डर मिलता है उतना ही आउटसोर्स करते हैं। तो इनको इन्वेंट्री रखने का कोई झंझट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लिया वो अब बेच नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह का कोई केस नहीं होता। तो इसमें काफ़ी इनको फ्लेक्सिबिलिटी है। यहीं पे बात करें कुछ वीकनेस की, तो इनके पास जो है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये काफ़ी बहुत लॉन्ग है। कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 3 साल लगेगा कि 8 साल लगेगा ये पता नहीं होता। तो इसलिए बाकी लोग जो है एंटी बैरियर तो है ही कि हर कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, लेकिन ये कंपनी रिस्क ले ली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी वीकनेस भी है। इसके साथ रजिस्ट्रेशन कास्ट भी कुछ पाउंड में 8-10 3 पाउंड 3 बिलियन पाउंड 5 मिलियन पाउंड इस तरह से कुछ रजिस्ट्रेशन कास्ट आती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इनका जो भी ये एसेट लाइट बिजनेस तो है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा इनको पता नहीं होता कि कौन सा अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसमें कितनी रेवेन्यू आएगी, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या उस प्रोडक्ट पे कितना उनका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह का कोई क्लैरिटी नहीं होती। इस तरह कैपिटल एलोकेशन में भी थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी है जो मुझे फील हुआ, और मैनेजमेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान, डिस्कशन के दौरान ये सारी चीज़ें भी थोड़ा क्लियर हुई। इसके अलावा सप्लायर पे इनकी जो है कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्राइस अगर बढ़ गया तो वो भी खरीदना है, अगर हम इनको ऑर्डर मिल गया, अगर सप्लायर दे नहीं पाएगा तो भी ये ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसके अलावा अगर बात करें जो है कुछ और चीज़ों की, तो फाइनेंशियल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो चलिए हम फाइनेंशियल को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम कंपनी की अर्निंग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ही मैं दिखा देता हूँ कि जो है कुछ और बिजनेस के बारे में, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़
जो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इस बेस पे इनका जो है बिजनेस है, जो भी एक्सपायर हो जाता है जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसके अलावा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा बात करें तो इनके पास करीब 2600 रजिस्ट्रेशन है करंट टाइम में, जिसमें 2355 रजिस्ट्रेशन फार्मूलेशन के है, बाकी तो 290 एक्टिव इंग्रेडिएंट के है। उसके साथ साथ ही 1000 तकरीबन 1100 एप्लीकेशन जो अभी पेंडिंग में है। तो आने वाले फ्यूचर में ये फुली अप्रूव करेगी और इससे भी कंपनी को और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। उसके अलावा सोर्सिंग की बात करें, आउटसोर्स करने के बारे में, तो ये कंपनी जो है आउटसोर्स करती है, तो काफ़ी कई जगह मैन्युफैक्चरर से आउटसोर्स करती है और मल्टीपल जगह ये जो है अपने प्रोडक्ट को सेल भी करती है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड 80 कंट्रीज़ में, नाफ्टा, यूरोप, लैटिन अमेरिका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये जो है अपना एक्सपोर्ट करती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो जाता है। इसी के साथ इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग है। और इसके अलावा आप चलते हैं, हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये अर्निंग कॉल है, चाहे तो आप screener.in पे जाके डॉक्यूमेंट में से यहाँ कॉन कॉल सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको इस बिज़नेस के बारे में और जानकारी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं फाइनेंशियल की तरफ। तो फाइनेंशियल में किसी भी कंपनी का हम देखते हैं तो सबसे पहले आरओसी, अगर मेरा खुद का जो फ्रेमवर्क है जिसमें मैं फाइनेंशियल में 10 पॉइंट्स को देखता हूँ, उसमें पहला पॉइंट्स है आरओसी, जो कि किसी कंपनी का एटलीस्ट 20% का होना चाहिए। तो ये 20% ज़्यादा का है। 2020 में थोड़ा कम हुआ था, बट ओवरऑल बात करें 5 साल से ज़्यादा की, तो सब में 20% से ज़्यादा का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। इसी के साथ बात करें आरओई का, जो 17% का मैं प्रीफर करता हूँ थोड़ा 20% का, इसमें थोड़ा सा कमी है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ है। और एक चीज़ और है, वो भी मैं अभी जो है डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी का फंडा और क्लियर हो जाएगा कि इसका और रिटर्न ऑन इक्विटी हायर हो सकता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ एटलीस्ट 20% का हो, थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे अभी रुकते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स 18% की रफ्तार से बढ़ी है और प्रॉफिट जो है 20% की रफ्तार से बढ़ा है। ये दोनों काफ़ी हेल्दी है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी ये 20% के रेट से, जिस हिसाब से इनकी फाइलिंग है, ओवरऑल जिस तरह से इंडस्ट्री की डिमांड है, जिस तरह से इंडस्ट्री में जो है चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि 20% की ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा ये डिस्क्लेमर ये दे दूं कि अभी मैं शारदा क्रॉप में इन्वेस्टेड हूं, तो हो सकता है मैं इसमें थोड़ा बायस्ड भी हो, क्योंकि मेरी खुद की इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो अपनी स्टडी करिए, अपना खुद एनालिसिस करिए, तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लीजिए। सिर्फ मेरे वीडियोस देख करके या फिर 2-4 वीडियोस देख करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लीजिए, वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी बात करें कि यहाँ कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का, जो कि गोइंग फॉरवर्ड 20% मैनेजमेंट कह रही है जो कि रहेगा, तो ओवरऑल ये भी हेल्दी है। अगर यहीं पे बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो जो दिसंबर में जो इनका रेवेन्यू हुआ करता था 494 करोड़ की जगह 880 करोड़, करीब जो है अच्छा खासा 80-90% की ग्रोथ हुई। उसकी वजह से शेयर प्राइस दिसंबर से अगर बात करें तो दिसंबर से ये जो है शेयर प्राइस 300 रुपये से 700 रुपये का हो गया, ये रीज़न था। और अभी एक और रीज़न हो गया कि ये जो ग्लोबली जो है फर्टिलाइज़र और एग्रोकेमिकल की जो डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये आने वाले फ्यूचर में अभी और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और अगर यहीं पे पी की बात करें, अभी पी 20 का है, और यहीं पे पीयर्स की बात करें तो 26 का है, और यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी का 50 है, सुमिटोमो केमिकल का भी 50 है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी फेयरली वैल्यूड है, हमें इस तरह के शेयर को पिक करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कर, जो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसके अलावा एक चीज़ और मैं जो देखता हूँ डिप्रेशिएशन का, तो यहाँ पे डिप्रेशिएशन थोड़ा हायर साइड में लग रहा है, क्योंकि मैं अगर कहता हूँ कि किसी कंपनी का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैं डिप्रेशिएशन से कंपेयर करता हूँ कि अगर किसी कंपनी का 400 करोड़ का डिप्रेशिएशन है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो डिप्रेशिएशन 133 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 1/3 से भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 226। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट बहुत ज़्यादा है, और इंटेंजिबल एसेट ये है तो कंपनी के हाथ में ये जितना चाहे ये इसको डिप्रेशिएट कर सकती है, तो जिसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये कंपनी देख सकते हैं कि 1000 करोड़ को 688 करोड़ कर दिया, इतना अमोर्टाइज कर दिया। इसकी वजह से इनका पीएनएल कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स कम पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इनका टैक्स की बचत हो जाएगी, बट प्लस कैश फ्लो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अमोर्टाइजेशन और डिप्रेशिएशन जो एक्सपेंस दिखाते हैं ये कैशलेस
ये जो एक्सपेंस होता है इससे कोई कैश कंपनी का नहीं जाता। तो कंपनी का अगर मैं बात करूं कि अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर ये डिप्रेशिएट बहुत ज़्यादा कर दे और फिर थोड़ा थोड़ा डिप्रेशिएट करे तो इनका आरओआई बहुत एक्चुअली में बहुत हाई हो सकता है, क्योंकि इनके पास जो असेट है, इंटेंजिबल असेट है, उसको भले ही डिप्रेशिएट कर दिया हो लेकिन इनसे इनको आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यू इनको मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा आरओई का एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल बात करें बैलेंस शीट में, आपको पता ही है कि जो फिक्स्ड एसेट में आए तो सिर्फ जो है इनका यही एक पार्ट रह जाता है इंटेंजिबल एसेट का, और कोई ऐसा पार्ट नहीं है। और कैश फ्लो की बात करें तो हेल्दी कैश फ्लो भी है, कैश फ्रॉम बिजनेस तो आ ही रहा है। इसके अलावा बुक में भी 229 करोड़ का कैश है। और यहीं पे बात करें कि जो है कैश फ्लो में तो अच्छा खासा कैश फ्लो भी आ रहा है 500 टू 46 करोड़ का। और ये साथ ही साथ अपना इन्वेस्टमेंट कैपेक्स भी कर रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है। यहीं पे बात करें डेप्टर डेज की तो ये थोड़ा हायर साइड लग रहा है, बट ओवरऑल ठीक है जिस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल है। क्या मतलब ये कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, उस हिसाब से ओवरऑल बिजनेस मॉडल ठीक है। अभी यहाँ पे बात करें एक चीज़ और है इन्वेस्टर्स का, तो प्रमोटर्स की जो मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है 75% की, तो ये भी मैक्सिमम साइड है। एफआईएस की जो है 1.5-2% की है, और डीआईएस की अच्छी खासी इन्वेस्टर, बाकी रिटेल इन्वेस्टर की 10% है। मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग हाई हो, उसके साथ साथ अगर प्रमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस की जो होल्डिंग हो, ये तीनों मिला करके देखें तो भी 90% हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो शेयर ज़्यादा ट्रेड होता है वो पब्लिक के हाथ में जो है वही ट्रेड होता है। तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में इस शेयर की डिमांड भी बहुत रहेगी, और मोस्टली 90% जो शेयर प्रमोटर एफआईएस डीआईएस के, तो उस पर शेयर की जो डिमांड जो है ज़्यादा होगी और मार्केट में शेयर कम होगा तो शेयर प्राइस ऐसे ही ऊपर जाता है। तो ये रहा ओवरऑल बिजनेस। अभी मेरा क्या टारगेट है, तो मैं इस तरह का कोई टारगेट तो नहीं देता, बट यस जब भी मैं एग्जिट करूँगा तो अपने कम्युनिटी मेंबर्स को सबसे पहले पता करूँगा, और पॉसिबल होगा तो मैं यूट्यूब पर भी शेयर कर दूंगा कि मैं इस शेयर को एग्जिट कर दूंगा। लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि मैं अगले 3 महीना, 6 महीना या 2 साल भी एग्जिट करूँ। मेरा हमेशा एक ही सवाल होता है कि अगर कोई कंपनीज का अच्छी कंपनी मिलती है तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से कंपेयर करता हूँ, जो कंपनी मुझे लगेगा वीक है या अब मुझे इतना रिटर्न नहीं दे सकती, तुरंत एग्जिट करके नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में निकल जाते हैं, उस कंपनीज को ग्रैब करते हैं। तो ये रहा आज का शारदा क्रॉप केम लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस या बिजनेस ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो है इस तरह के वीडियोस मतलब फंडामेंटल रिसर्च इतनी डिटेल में देख सकें। और इसी के साथ साथ हमारे जो है वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये हमारा कोई, मैं अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, सब इनसाइडरपीडिया नाम से है। सारे चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, सी यू सून।